Hello, my dear students. Welcome all of you on the Digital Educated YouTube channel. Here is Vinay sir to discuss the model question set 2. Model question set 1 already I have discussed and explained all the questions in the proper manner and deeply. Whatever the doubt and concept you can clarify here. So without wasting the single minute time, we should catch the nerve of mathematics with Vinay sir. तो dear friends, आज हम क्वेश्चंस सेट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके सारे क्वेश्चंस अगर 1 बाय 1 आप पढ़ाई कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा जो कि आगे हेल्प करेगा। मैं सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया ताकि आपको लिखने का जो समय हो वो मैं बचा सकूँ, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेरे को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में दे सकें। आवर एम टू जस्ट clear your concept, how to think in mathematics logically. On that particular steps, I will discuss and give a stress over there. तो बिना लेट किए हुए हम लोग सेक्शन 1 में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, फार्मूला बेस्ड होते हैं। इसमें 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आउट ऑफ द 7 वी हैव टू सॉल्व द 5। सबको पते होते हैं और ये आपको इंस्ट्रक्शन में मॉडल सेट में लिखा हुआ है। यू कैन गेट फ्रॉम द डिजिटल एजुकेटेड चैनल से भी आपको मिल जाएगा, या इस नोट पर भी हमने सारे क्वेश्चंस को लिख दिया है एंड देन सॉल्यूशन किया हुआ है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस भी है और साथ में सॉल्यूशन भी है, साथ में एक्सप्लेनेशन है, बिना का मोटिवेशन भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑफर में सब ठीक मिल रहा है और अच्छा ही करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सारे लोग जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सो या नहीं जुड़े हुए हैं सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी, आप जो गांव घर में रह रहे हैं उसको भी आप बोलें कि अगर आपको मॉडल सेट को डिस्कशन चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए तो आप इस चैनल पर जाकर के आप आराम से पढ़ाई करें और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश अगर आप लोग डाउट पॉइंट को लिखते भी हैं तो डाउट पॉइंट को हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, समझाने का, ताकि आप जो लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, दूर दराज में हैं, वो भी आप इस मैथमेटिक्स को आसानी ढंग से समझ सकें। तो कोशिश में कामयाब होने के लिए हम ऑनेस्टली स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इवैल्यूएट ए फैक्टोरियल n बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये देखिए। तो व्हाट इज दिस? n इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास n का मान रखती है 9 और 9 माइनस 5 दैट इज 4 फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 4। डियर 9 8 7 6 5, नीचे बोले थे जो नंबर छोटा होता है उसके बराबर बड़े नंबर को ट्रांसफर कर लेते हैं। ये 4 और ये 4 कट गए तो मेरे पास कितने बच गए? 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5 ये बचे। अब देखिएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 8 72 और ये 6 बचे 30 और 210, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 3120। इसलिए वैल्यू वी हैव गॉट इट। तो हमको लगता है कि ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, बिना लेट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स 3 एंड 27। डियर फ्रेंड्स, इसमें खाइए क्या है? ये तो हलवा है, लड्डू है, खाते जाओ, मस्त टेस्ट आते जाएगा। हम बार बार बोलते हैं जो बहुत ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जस्ट अरिथमेटिक मीन अगर 3 नंबर रहता है तो हम लोग बीच वाला नंबर का मान फर्स्ट एंड लास्ट के एडिशन करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अरिथमेटिक में निकल जाता है। तो ये देखिए 3 और 7 का मान आपको दिया हुआ, 3 और 7 ये फर्स्ट है लास्ट है। तो बीच वाला टर्म को अगर हम लोगों ने 3 जैसे मान लिया तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 3 प्लस 27 बाई 2, 30 बाई 2 दैट इज 15। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन जो होते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को प्रोडक्ट करके अंडर रूट ले लेते हैं तो 27 या 81, 81 का अंडर रूट 9 हो गया। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जैसे हम लोग पढ़े हैं उससे यूज करते हुए इसको हम लोगों ने निकाल लिया है। तो अब देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। माय डियर, ऑलवेज एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव x एक्सिस। ये देखिएगा दिस इज द लाइन व्हिच इज मेकिंग 60 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, यहां से 60 डिग्री हो गया और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं एंड स्लोप का मान m दैट इज tan थीटा, tan थीटा का मान 60 डिग्री है तो स्लोप का मान आपको
√3 मिल गया है। ये सब मतलब समझिएगा ना कि आसानी से नहीं होता है कोई भी चीज, एकदम इजी ढंग से बन जा रहा है। उस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ दैट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जस्ट यूज इट एंड बेसिक क्लास में बोलते हैं कि वी measure the any angle with respect to the positive x-axis. Anti-clockwise measurement is taken as positive, whereas clockwise measurement is taken as negative. यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव की बात कहा हुआ था। Find the equation of the line which makes intercept -3 and +2. Right here, check it here. Intercept -3 and +2 on the x-axis and y-axis respectively. भाई ऐसा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकालना है जो कि आपको x एक्सिस पे -3 कट करता है और y एक्सिस पर 2 कट करता है। तो भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी आई हैव गॉट इट। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट a on the x axis and b on the y axis, we can write like this: once x by a plus y by b equal to 1 by putting the value of a and b। a का मान है कि x एक्सिस से -3 दिया हुआ है, y एक्सिस b का मान 2 दिया हुआ है। रखिए, दिस इज योर आंसर। इसको कहते हैं ना कि ऑफर में सब फ्री क्वेश्चंस मिल रहा है। अगर थोड़ा सा एफर्ट डाले हुए हैं तो हमको लगता है कि फटाफट आपको सब चीज बन जाएंगे। हमने बताया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस 3 0। माय डियर, फर्स्ट सेट जब डिस्कस कर रहे थे तभी हमने पैराबोला के इक्वेशन के बारे में बोला था कि जिस वेरिएबल का पावर 2 होता है उसके अपोजिट एक्सिस में पैराबोला का कर्व सिमेट्रिक होता है। यहाँ पर इक्वेशन देखने से लग रहे हैं कि हमको कैसे निकालना है और कौन सा एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस पैराबोला होगा, पैराबोला का एक्सिस होगा कि वाई एक्सिस पैराबोला का एक्सिस होगा। तो भाई ये देखिएगा फोकस का कोऑर्डिनेट कहाँ दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। फोकस का कोऑर्डिनेट एक्स दिया हुआ है, वाई दिया ही हुआ नहीं है। इसका मतलब फोकस एक्स एक्सिस पे लाइन कर रहा है। तो पैराबोला के अगर एक्सिस एक्स होगा तो ये किसके पावर 2 होगा, वाई का। ध्यान रखिएगा, हम बोले थे जिसका पावर 2 होगा उसके अपोजिट में सिमेट्रिक होगा। अपोजिट में सिमेट्रिक कहने का मतलब एक्सिस अपोजिट में होगा। जिस वेरिएबल का पावर 2 होगा उसके अपोजिट में एक्सिस पैराबोला का होता है या सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक कहने का मतलब ऐसा लाइन जिससे अगर पैराबोला को काटे तो बराबर बराबर भाग में कट जाए, उसी को सिमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर फोकस देखिएगा आपको कि एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मतलब एक्सिस पे ही फोकस होता है। तो एक्सिस एक्स हो गया, वाई में पावर 2 होगा। जनरल इक्वेशन हमने लिख दिया y² = 4ax। हम आपको पढ़ाए हुए थे कि डियर अगर ये जो x का कोऑर्डिनेट होता है यही लेटस रेक्टम देता है और वर्टेक्स से जो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है उसका मान a होता है। तो अब आप लोग बताइए y² = 4ax। ये अगर जनरल इक्वेशन ले लिया, a का मान हमको फोकस का कोऑर्डिनेट से 3 निकाल लिए हुए है, y² = 4a, a का मान 3 रखिए तो y² = 12x। और जिसका भी वर्टेक्स पॉइंट ओरिजिन पर है, दिस इज योर वर्टेक्स पॉइंट। ये हम लोगों ने निकाल लिया y² = 12x। हम लोग x² क्यों नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ फोकस दिया हुआ है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे फोकस दिया हुआ है, इसका मतलब y का पावर 2 होगा। जो पैराबोला के एक्सिस होता है उसके अपोजिट वाला एक्सिस का पावर इवन होता है, राइट। तो हमारे पास देखिए फोकस x एक्सिस पे इसका अपोजिट वाला एक्सिस कौन हो गया, y² = 4ax हम लोगों ने ले लिया। आगे आइए, तो 6 नंबर क्वेश्चन होगा, ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस, व्हाट आर द y एंड z कोऑर्डिनेट। डियर फ्रेंड्स, x y z अगर 3 डायमेंशन में बात करेंगे और x एक्सिस पे पॉइंट आपको दिया हुआ है कोई भी ना, तो x एक्सिस पे y का मान और z का मान 0 होगा, x का मान सिंपल होगा। तो हम लोग कह देंगे कि भैया पॉइंट ऑन द x एक्सिस कुड बी रिप्रेजेंटेड एज x 0 0, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं आप इस तरह से भी कि अल्फा 0 0 ना, क्योंकि x एक्सिस पर y का मान 0 होगा और z का मान 0 होगा। ओनली x एक्सिस पे x का मान चेंज करेगा, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिख दिया अल्फा 0 0, या यूं कह देंगे y = 0 z = 0। x एक्सिस पे y का मान 0 होगा और z का मान 0 होगा। इसमें कहने वाली कोई बात का विशेष है नहीं, है ना। ये तो बहुत ही आसानी से हम लोग कह देते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक्स वाई सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशन में, तो x एक्सिस पे y का मान 0 होता है, y एक्सिस पे x का मान 0 हो जाता है। अब 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे तो x एक्सिस पे y z का मान 0 होगा, y एक्सिस पे x z का मान 0 होगा, z एक्सिस पे x y का मान 0 होगा। इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बड़ी आराम से इसको आप लोग समझिए।
7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस और 2 टाइम्स। देखिएगा यहाँ से एक डाइस जो हम लोगों ने लिया हुआ है, डाइस कहते हैं, डाई कहिए इसको, जो लूडो का गोटी होता है जिसको हम लोग डाइस कहते हैं, उसको 2 बार उछाला गया है। तो लूडो पे जो हम लोग जो गोटी देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको डाइस कहते हैं, तो डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, उसमें नंबरिंग क्या रहता है 1 से लेकर के 6 तक का। तो भाई ये 2 बार अगर फेंकिएगा तो सैंपल स्पेस 6 × 6, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना आ सकता है उसी को हम लोग सैंपल स्पेस करते हैं। तो आउटकम्स निकालने का जो तौर तरीका है ये देखिएगा, हम लोगों ने बड़ी आसानी से यहाँ पर सैंपल स्पेस 36 में निकाल दिया है। पहला बार फेंका डाइस तो 1 आया, दूसरा बार फेंके तो 1 आ भी सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब फर्स्ट बार हम 1 फेंके तो दूसरा बार में 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ जाएगा। तो सेकंड में 4 में हमारे पास इतना का सेट बन गया। अगर मेरे पास फर्स्ट 4 में ही, फर्स्ट स्ट्राइक में, फर्स्ट थ्रो में ही 2 आया होता तो 2 दूसरा वाला स्ट्राइक में 2 के बाद 6 टर्न कोई भी आ सकता था। तो पॉसिबल है देश अगर फर्स्ट स्ट्राइक में 3 आया होता तो 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 सब आ जाता। अगर फर्स्ट में 4 आया होता तो 4 के साथ 1 2 3 4 5 6 आ गया होता। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 के साथ 1 से 6 नंबर, 2 के साथ 1 से 6 नंबर, 3 के साथ 1 से 6 नंबर, 4 अगर आया होता तो 1 से 6 नंबर, 5 अगर फर्स्ट स्ट्राइक में आया होता तो दूसरा स्ट्राइक में 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता। अगर 6 आया होता तब भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 आ गया होता। ये these are the possible outcomes when we throw the dice twice। 2 डाइस को एक बार उछालो या 1 डाइस को 2 बार फेंको, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे फर्स्ट वाले में डाइस को अगर फेंकेंगे तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। ये देखिएगा फर्स्ट वाले डाइस के लिए हम लोगों ने यहाँ से देख लिया है कि 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ गया है, 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ गया। और सेकंड डाइस में हम लोगों ने ये सब पॉसिबिलिटी आउटकम आया हुआ है और सबको पेयरिंग किए तो मेरे पास 36 हो जाएंगे। देखिए 3 है और 3 6, इस तरह से 6 लाइन है तो पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 36 है। इसी को डियर हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस और 2 डाइस इज थ्रोन सिमुल्टेनियसली, सैंपल स्पेस विल बी 36। आई उम्मीद करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। Okay, dear friends, you know right now, तो my dear students, अब हम आप लोगों के साथ सेक्शन बी को सॉल्व करने जा रहे हैं, सेट 2 के सेक्शन बी को। इसमें भी आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मतलब शॉर्ट टाइप नहीं है, थोड़ा ये लॉन्ग टाइप है, वेरी लॉन्ग टाइप में नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत भी करना पड़ेगा लॉजिकली पढ़ने के बाद। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर सब चीज लिखा हुआ है, इसलिए आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाले है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर का, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। बहुत सस्ता है भैया, डॉटर वर्ड है, डॉटर वर्ड में से आपको डिफरेंट अरेंजमेंट करके वर्ड बनाने हैं। डॉटर वर्ड में से लेटर लेना है और इसको अरेंजमेंट करना है और हमें सेट ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। बट शर्त ये है कि सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ में हो। तो भाई जब कभी भी कोई चीज जिद में चाहता है ना साथ रहने के लिए, तो उसको हम लोग कोशिश करके एक बंडल में बांध देते हैं। तो अब यहाँ से आप बताइए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द डॉटर कितना है, 8 है, जिसमें से नंबर ऑफ वॉवेल्स ए ई यू है जो 3 है। तो तीनों को एक बंडल में बांध दीजिए। तीनों को एक बंडल में अगर आप बांध देंगे तो आपके पास जहां भी जाएगा वो तीनों का तीनों बंडल अरेंजमेंट में एक साथ तीनों का तीनों जाएंगे। तो अब ये हम लोग क्या करेंगे कि भाई जब बंडल में बांध देंगे तो टोटल मेरे पास लेटर कितना था डॉटर में, डॉटर देख रहे हैं ना, डॉटर जब वर्ड था तो इसमें लेटर की संख्या मेरे को 8 है, वॉवेल की संख्या 3 है। इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटर इन विच ऑल द वॉवेल्स कम्स टुगेदर। तो भाई हमने ऐसा किया है कि जो वॉवेल्स है उसको एक बंडल बना दिया है,
और एक एंटिटी कर दिया है, बंडल बनाया और एक ऑब्जेक्ट मान लिए, लेकिन हकीकत में उस बंडल में 3 गो वॉवेल्स है, मतलब जहां बैठेगा वो वॉवेल्स तीनों का तीनों लेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, 8 में से 3 को घटा लिए क्योंकि वॉवेल्स को बाहर कर लिया और सब वॉवेल्स को एक बंडल बना के यहाँ जोड़ दिए। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ द लेटर्स हमारे पास यहाँ पर कितना बन गया है, ये देखिए बहुत आसानी तरीका बना है 6। हकीकत में 6 दिख रहा है बट इसमें है 8। हकीकत में यहाँ दिख कितना रहा है 6 बट है क्या 8, क्योंकि इसमें एक बंडल ऐसा है जो कि आपका 3 जगह को लगातार ले लेगा, 3 प्लेस पर लगातार ले लेगा, जो क्योंकि हम एक बंडल बनाया जिसमें कि वोवेल है साथ में। तो मेरे पास ये कहना है कि डिफरेंट वर्ड फॉर्म अंडर द गिवन कंडीशन। हम लोग ये क्या कर देंगे, पहले तो ये 6 का 6 जो हम लोगों ने मिला था लेटर जिसमें कि सब वोवेल साथ में थे, पहले 6 लेटर को हम सजाने का तरीका को लिखते हैं फैक्टोरियल 6। और वोवेल है तो वोवेल को भी आपस में तो सजा सकते हैं ना भाई, वोवेल है तो कोई कहेगा वोवेल हम ए को पहले लेंगे, कोई कहेगा ई को पहले लेंगे, कोई कहेगा ई को पहले लेंगे। मतलब पहला प्लेस पे 3 तरह से हम रख सकते हैं, दूसरा प्लेस को 2 तरह से और लास्ट वाला प्लेस को 1 तरह से। 3 2 1 कर देंगे तो हम लोग को कॉन्सेप्ट आ गया, याद रखिए फैक्टोरियल 3। इसी चीज को हम लोग टोटल काम कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉट in which all the vowels will comes together, factorial 6 into factorial 3। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि 6 और 3 को मल्टीप्लाई करके 18 फैक्टोरियल कर दीजिएगा, नो। फैक्टोरियल 6 को 6 5 4 3 2 1 एंड फैक्टोरियल 3 को 3 2 1, तो आपके पास मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गया है कितना 4 3 2 0 आंसर। ओके, आगे आइए, हम लोग के पास में अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is 24 and their product is 440, find the numbers। बड़ा आराम है भाई, AP में 3 नंबर लेने का तरीका होता है A पीछे वाला नंबर A - 3 और A + D। ध्यान रखिएगा, हम लोग AP में 3 नंबर लगातार इस तरह से लेते हैं कि तीनों के बीच का डिफरेंस का मान हमेशा कांस्टेंट आवे। तो जीपी में हम फर्स्ट सेट में डिस्कस कर चुके थे कि 3 लगातार नंबर लेते हैं जीपी में A/R A और AR। यहाँ पर AP के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग लिख रहे हैं क्या A - D A and A + D। देयर आर 3 नंबर्स वी हैव टेकन, डिफरेंस करेंगे तो D, यहाँ भी डिफरेंस करेंगे तो D। अब ये कह रहा है कि तीनों का एडिशन 24 है, जोड़ दिया A - D A + D। जैसे ऐड किए तो 24 कट गया D 3 A = 24 A = A। तीनों का प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है A - D A + D = 440। ये बहुत ही आसानी से आपके पास ये निकल रहा होगा कि A² - D² A का मान यहाँ से उठा करके रख लिया है, A का मान ये वाला मान उठा के यहाँ रख दिया, जैसे 440 444 बाय 8 यहाँ से नीचे ले गए हैं तो वैल्यू हमारे पास A का मान यहाँ भी रख दिया। तो बहुत ही सस्ता से आपको मान निकल रहे हैं कि ये देखिएगा, यहाँ से एक कमान रख दिया तो 80² हो गया, तो 64 - 3² इक्वल टू यहाँ पे कट किया 550। तो D का मान हम लोग जस्ट यहाँ से निकाल लिए हैं, तो D² इक्वल टू 64 - 555 9 आ गया। तो D इक्वल टू व्हाट, आपका वैल्यू क्या मिला डियर, D इक्वल टू आपको मिला है +-3 कॉमन डिफरेंस। सो आप सिंपली 3 मत ले लीजिएगा, D इक्वल टू आप लोग +-3 लीजिएगा ना, बहुत ही हम आसानी से इस चीज को बोल रहे हैं। आगे आइए, तो जब हम लोग A का मान आपका 8 आ गया है और D का मान +-3 आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या कर रहे हैं सोल्यूशन लिखने के लिए, ध्यान रखिए A - D A + D। इस तरह से हम 3 नंबर को लिए हुए थे। तो फर्स्ट देखिएगा A का मान 8 और -D, D का मान हम लोग यहाँ पर 3 लेकर के आपको दिखा रहे हैं। D का मान हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 3 ले लिया है, तो 8 - 3 8 8 + 3 वैल्यू आ गया 5 8 11। अब डियर हमारे पास ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम D का मान यहाँ पर क्या ले लें -3। केस नंबर 2 हमारे पास ये भी है, जैसे आप इसको ऐसा लेंगे तो A - D 8 - -3 11 फिर 8 और यहाँ पर 8 + -3 तो 5, मतलब 5 8 11 भी हो सकता है, 11 8 5 भी आंसर हो सकता है। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं आया होगा। अगला क्वेश्चन सर 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग पढ़ाई कर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 6
भाई कोई भी लाइन आपको दिया हुआ है, कोई भी लाइन आपको दिया हुआ है और कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से या उस पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट और लाइन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो पॉइंट से लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, वही हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। तो निकालने के लिए तौर तरीका क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट देखिए, ये वाला हम लोग बगल में फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बगल में हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये देखिए हमारे पास है ax by प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और कोई भी पॉइंट हमारे पास, ये देखिए हमारे पास यहाँ लाइन है और ये वाला अल्फा बीटा कोई पॉइंट है, तो ये p का वैल्यू निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस p इक्वल टू बड़ी आराम से निकाल लेते हैं a अल्फा b बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। यही तरीका है, मतलब वो पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में डाल देते हैं और साथ में x y का कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट लेके डिवाइड कर देते हैं। तो सी दिस वन फॉलोइंग द सेम रूल, ये देखिए इस रूल को फॉलो करते हुए ये b का मान 3 और 4 है, c का मान मेरे यहाँ 6 है, तो हम लोग कौन सा पॉइंट से निकालना है भाई, तो पॉइंट हमारे पास ये देखिएगा, दिस इज योर वैल्यू, पॉइंट इज व्हाट, दिस इज 3 and 5, तो x का मान 3 रख दिया, y का मान -5 रख दिया, 3 -4, y का मान -5 -6 हो गया, 9 20 -6 by 5 है, तो दिस इज द वैल्यू वी हैव गॉट इट, दिस इज 23/5। आई थिंक सो कि ये एकदम सस्ता में आपको समझ में आ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कहीं कोई टेंशन नहीं है, फटाफट क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 मिनट, हार्डली 4 मिनट का समय ले रहे हैं, तो 4 मिनट भी ज़्यादा हो रहा है, 2 से 3 मिनट काफ़ी है इसके लिए, फटाफट हम लोग निकाल देंगे। Find the angle between the lines √3x plus y equal to 1 and x plus √3y equal to 1। My dear, हम लोग ये नहीं कहा हुआ है कि फर्स्ट लाइन का स्लोप अगर निकालेंगे तो m1 equal to कोएफिशिएंट ऑफ x by कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ गया होगा, देख रहे हैं कि -√3, और m2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 1 है और y का √3 है, माइनस फॉर्मूला के लगा दिया, तो m1 m2 का मान निकाल दिए। अब यहाँ से देखिए कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये भी मान 90 से बड़ा है, नेगेटिव वैल्यू है, ये भी मान 90 से बड़ा है, या यूं कह देंगे, आप दोनों तरफ से चलिएगा कि भाई हम लोग दोनों के बीच का एंगल का मान निकालना है ना, तो देख लीजिए कि हमारा m1 m2 का क्या मान है, दिस वैल्यू -√3 है और ये वाला वैल्यू -1/√3 है, तो इसको मान अगर हम लोग यहाँ से लिख देते हैं, ये समझिएगा, दिस वैल्यू इज व्हाट tan θ2, तो दिस इज मान आपके पास आएगा tan 150 डिग्री में, ध्यान रखिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालिएगा tan θ का मान 1/√3, तो 1/√3 30 डिग्री में होता है, और माइनस अगर रहता है तो 180 में से 30 को घटा लीजिए तो 150, मतलब थीटा का मान आपको ऐसे आएगा 150 डिग्री, और इसी को कोई कह सकता है -30 डिग्री, इसी को कोई कह सकता है -30 डिग्री, और अगर हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो 150 डिग्री। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं हम लोग, √3 का मान तो 60 डिग्री होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसलिए 180 में से 60 को माइनस कर लो तो 120 डिग्री आया। तो फर्स्ट वाला एंगल हमारे पास 120 आया और सेकंड वाला एंगल हमारे पास 150। दोनों के बीच का अगर एंगल निकालने की बात कर दिया तो 150 माइनस 120 कर दिया तो 30 डिग्री हम लोग को आंसर आ गया है। ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट से हम लोगों ने बात किया। अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट से हम लोगों ने ये बात करेंगे तो डियर हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा कि दिस वैल्यू को अगर हम लोगों ने ये वाला एंगल का मान निकालना है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ से ये एंगल का मान निकालेंगे और ये एंगल, तो ये वाला एंगल जो हमारे पास दिख रहा है θ2 दैट इज -30 डिग्री है, और अगर θ1 का मान देखें तो -60 डिग्री है, तो θ2 माइनस θ1 को करेंगे तो दिस वैल्यू 30 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री ही तो आ रही है। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज वाला एंगल मेजरमेंट से करेंगे तब भी वही मान, एंटी क्लॉकवाइज से करेंगे तब भी मान। एंटी क्लॉकवाइज में जब कभी नेगेटिव एंगल दिया रहता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल निकालना है तो पहले जो मान दिया हुआ है उसका न्यूमेरिकली वैल्यू लीजिए। जैसे -√3 दिया हुआ है तो माइनस को हटा के सोचिए
tan थीटा इक्वल टू -√3 है, तो tan थीटा इक्वल टू पहले √3 के बारे में सोचिए तो 60 आ जाएगा, लेकिन हकीकत में माइनस दिया हुआ था इसलिए 180 में से 60 माइनस कर लेते हैं। या अगर हम लोग क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग के पास tan थीटा इक्वल टू -√3 दिया है, तो इसको आप थीटा का मान -60 डिग्री भी कह सकते हैं। ध्यान रखें, तो यहाँ से हम लोगों ने वही काम बता दिया, x माइनस किया, x 30 माइनस है, डिफरेंस ले लिया तो हम लोग को वैल्यू आ गया। या यूं कहेंगे कि भैया दो लाइन के बीच का एंगल अगर हम लोग को निकालना है तो m2 माइनस m1, तो -√3 माइनस 1/√3, फर्स्ट m1 है दूसरा m2 है, 1 + m1 m2 हम लेंगे, लगा दिया रूम को, तो वैल्यू हमारे पास देखिए स्टेपल का कैलकुलेशन कर दिया, माइनस ये वाला ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे में 2 हो गए, इसमें माइनस यहाँ पर प्लस, इसमें ले लिया, तो वैल्यू कितना आया भाई देख रहे हैं ना, वैल्यू हमारे पास आया। तो कट पिट करके ये देखिए -1/√3 और -1/√3 के मान जब कभी एंगल हम एक्यूट निकालते हैं दोनों के बीच में तो वैल्यू हम लोगों ने प्लस कर देते हैं और ये वाला मान आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो इस सवाल को हम लोग 3 अंदाज में सॉल्व कर दिए हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज बड़ा वाला एंगल का मान निकाल करके एंगल के बीच का, दोनों एंगल के बीच का वैल्यू निकाल लिया। क्लॉकवाइज में भी हम दोनों लाइन के लिए एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर लिया, एक -60 था और एक -30 था, दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री है। या दोनों का स्लोप निकाल करके हम फॉर्मूला में रख दिए कि tan थीटा इक्वल टू m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, ये फॉर्मूला में डाल दिए, तब भी मेरे पास में ये वैल्यू हम लोग को निकल गया है। तो ये सॉल्व करने के तौर तरीके बहुत सारे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज ढंग से ये वाला, क्लॉकवाइज ढंग से ये वाला और ये फॉर्मूला ढंग से ये वाला, आप जैसे चाहेंगे वैसे आप मान को निकाल सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, once more I will explain all the concept related to the ellipse. Here is the question number 12, आपको मॉडल सेट 2 का दिया हुआ है, इसमें कि find the equation of the ellipse whose length of major axis is 20 and foci are 0 ± 5। बड़ा कमाल की बातें हैं डियर फ्रेंड्स, आपके पास फोकस का वैल्यू दिया हुआ है 0 ± 5, मतलब 0 एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 है और y का मान +5 और -5, मतलब फोकस जब कभी होता है तो मेजर एक्सिस पे होता है। आपको यहाँ देखने से समझ में आ गया होगा कि फोकस का न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, y एक्सिस पे, तो इलिप्स जो है वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए फोकस ये वाला है S1 और ये वाला फोकस है S2, यहाँ पर 0 +5 0 -5 सेटिस्फाई कर दिया। ये वाला मेजर एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस क्या होगा मेजर एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या होगा माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस को बी और मेजर एक्सिस को हम ए मानने का विचलन अपना लिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा दिया हुआ है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ये देखिए ए और यहाँ से नाम लिए तो ए डैश का मान 2a कहते हैं, ए डैश इज इक्वल टू क्या लिए 2 है, और जिसका मान यहाँ दिया हुआ है हाउ मच 20, तो 2a इक्वल टू 20 है तो a इक्वल टू 10 भी है गॉट इट। अब फोकस का मान यहाँ से देखिए डियर दिया हुआ है a इक्वल टू +/5 और a इक्वल टू 5 लेते हैं तो e का मान 5/10 कर देंगे, तो e का मान हमारे पास कितना मिल गया हाफ। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स वी हैव गॉट इट हाफ। तो बात देखिएगा, इसेंट्रिसिटी मिल गया, मेजर एक्सिस मिल गया, तो माइनर एक्सिस निकालने का तरीका मेरे पास इलिप्स में ये हम लिख के आए हुए हैं। तो ये आपके पास b जो है सेमी माइनर एक्सिस है और इस सेमी मेजर एक्सिस है 1 - e², तो b का मान x के नीचे जो आएगा उसको b कर देंगे और y के नीचे जो आएगा यहाँ पर a कर देंगे। ध्यान रखिएगा नीचे वाला जो टर्म लेते हैं x² / a² y² और b², ये जो फॉर्मूला है जो मेजर एक्सिस होता है उसके नीचे बड़ा मान रखते हैं और जो माइनर एक्सिस का होता है उसके नीचे छोटा। यहाँ y का मान मेजर है तो y के नीचे में हम लोग बड़ा वाला वैल्यू लेंगे और x के नीचे में छोटा वाला वैल्यू लेंगे। तो यहाँ देखिए माइनर एक्सिस हम निकालने जा रहे हैं, तो b² a² 1 - e², b² a² का मान 10, 1 - e का मान 1/2, सब कैलकुलेशन किए तो b² का वैल्यू वी हैव गॉट इट 75 और a² का वैल्यू हमारे पास 10 का स्क्वायर दैट इज 100 आया। तो डियर आप लोग ये सब जानते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लिखते हैं फॉर्मूला था a² / a² y² / b², जनरली ये पढ़े हैं, बट आप इस चीज को समझिए। यहाँ पर जो सवाल है स्पेशली ना, यहाँ पर जो स्पेशली आपके पास ये जो सवाल है
इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा इसे बदल देते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पर क्या है माइनर एक्सिस हो गया, तो ये वाला बी स्क्वायर हो गया एंड दिस इज वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया कि जो मेजर एक्सिस होता है ना, जिस एक्सिस पे मेजर एक्सिस होगा उसी के नीचे लिखेंगे। तो वहाँ वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एक्स माइनर एक्सिस हो गया तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बी स्क्वायर का मान 75 निकालेंगे तो ए स्क्वायर का मान 100। अब ये इक्वेशन में हम लोग देख लेते हैं एक्स और वाई के नीचे में जो वाला मान बड़ा होगा, बड़ा वाला मान को हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे में बड़ा मान होता तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होता, और वाई स्क्वायर के नीचे में बड़ा मान है तो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होगा, और वाई एक्सिस अगर मेजर एक्सिस होगा तो वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा, और एक्स एक्सिस अगर मेजर एक्सिस होता तो हम लोग को ऐसा, इसमें एक्स वाला मान बड़ा होता है और इसमें वाई वाला मान बड़ा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ था फोकस वाई एक्सिस पे, इसलिए वाई मेजर एक्सिस है। ऐसे कुछ भी ये आपके पास क्लियर बन गए होंगे सवाल। 13 नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट -3 5 1 2 5 एंड 7 0 -1 आर कोलिनियर। तो कोई टेंशन नहीं है इसमें, कई तरीका से आप वेक्टर तरीका से या ज्योमेट्रिकल के तरीका से निकाल सकते हैं। ये देखिए ए बी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे, जैसे हम लोग ए बी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे, और ए बी जो है और ए सी आपस में स्केलर मल्टीपल के रूप में आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हम लोगों ने ए बी निकाल लिया, ए बी डिस्टेंस फार्मूला से 1 - -2, फिर 2 में से 3, 3 में से 5 स्क्वायर करके और उसको हम लोगों ने वैल्यू निकाल करके जोड़ दिया। दिस इज इक्वल टू √14 आपका आया। हम लोगों ने क्या निकाला, ए बी निकाल लिया, और फिर ए से बी को पास करते हुए सी निकाल लीजिए। AC का मान जैसे ही हम लोग निकाला डिस्टेंस फार्मूला लगा करके, तो व्हाट इज द वैल्यू वी हैव गॉट इट, तो आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखिए 7 - -2 9 हो जाएगा, फिर 0 में से 3 घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए -1 में से 5 - 6 का होल स्क्वायर 36 आ गया। तो भैया यहाँ पर 81 9 और 36 जब निकाले तो मेरे पास वैल्यू आ गया डियर 3√14। तो हम लोगों ने कोलिनियर का कंडीशन में ही आपको बात होता है कि एक जो वैल्यू आएगा वेक्टर का मान, ज्योमेट्री का मान, दूसरे वाले छोटे वाले के स्केलर मल्टीपल में अगर आ जाए, देखिए AC 3 गुना है AB का, तो ये कंडीशन कौन सा है, ये कंडीशन है कोलिनियर का। एक जो आप ज्योमेट्रिकल वैल्यू निकालेंगे वो स्केलर मल्टीपल दूसरे के टर्म में रह जाएगा। तो AC जो है 3 टाइम्स AB का आ गया, या AB है 1/3 टाइम्स AC का होगा। अगर ऐसा कंडीशन कहीं लागू हो जाता है तो स्केलर का, ये ज्योमेट्री से बात की है। अगर ये ज्योमेट्री से नहीं वेक्टर से अगर बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास दूसरा भी तरीका है, ध्यान रखिएगा। ए बी वेक्टर को अगर हम लोग को निकालना है तो बहुत ही आसानी से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या कर दिए, 1 में से 2 को घटा के लिख दिए, तो 1 में से -2 घटाएंगे तो 3 आए, 2 में से 3 को घटा दिए तो हमारे पास देख रहे हैं 2 में से 3 घटा माइनस दिए, और 3 में से 5 को घटाए तो -2। ये देखिए हम लोगों ने ए बी वेक्टर को लिख दिया है। सिमिलरली AC वेक्टर को हम लोग लिख दिया है, AC वेक्टर को तो कोऑर्डिनेट को घटा करके हम लोगों ने लिख दिया हुआ है ना। ये देखिएगा 7 में से 2 को घटाया तो 9, और 0 में से 3 घटाया -3, और -1 में से -5 को घटा के -6। अब मेरे पास जो कहना है ये समझिए, ये भी नया कॉन्सेप्ट में है। AC = 9i 3j - 6k, 3 को कॉमन ले लिया, AC = 3 × 3i - j - 2k। इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया, वेक्टर AC इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर AB। हमने बार-बार डेफिनेशन लिख रहे हैं फॉर द कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर होगा, उसलिए 2 वेक्टर तैयार कर लीजिए। आइदर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर। एक वेक्टर जो बनाएंगे दूसरा वेक्टर बनाएंगे, दोनों के बीच में एक कोई नंबर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाए तो उस तरह के केस हम लोग कह देते हैं कि तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर है। या एरिया वेक्टर भी निकालते हैं वो भी 0 आ जाता है, तभी हम कोलिनियर कह देते हैं। ज्योमेट्रिकल वैल्यू निकालेंगे तो एक ज्योमेट्रिकल AB के बीच का ज्योमेट्रिकल वैल्यू और AC का बीच का ज्योमेट्रिकल वैल्यू आपको स्केलर मल्टीपल के टर्म में आ जाए तो भी हम लोग कोलिनियर का शर्त को कह देते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से इसको आप निकाल लें। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। A card is selected from a pack of 52 cards
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस ऑफ स्पैड। दिख रहा है ना भाई, एस ऑफ स्पैड काला पान का एक्का होने की संभावना क्या है। तो आप समझ रहे हैं कि मेरे पास सैंपल स्पेस कितना है, एक कार्ड को सिलेक्ट करना है तो 52 में से कोई कार्ड हम सिलेक्ट करते हैं तो देयर आर 52 वे टू सिलेक्ट आइदर कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के जो बंडल होते हैं उसमें से एक कार्ड खींचने के लिए मेरे पास 52 तरीके हैं, 52 तो सैंपल स्पेस 52 है। और भैया टोटल 52 कार्ड्स में एक ही कार्ड ऐसा है जो कि काला पान का एक्का है, एस ऑफ स्पैड हम लोग बोलते हैं। तो भैया इवेंट्स है 1 और सैंपल स्पेस है 52, आंसर 1/52। दिस इज द। अब हम लोग आगे आ जाते हैं जल्दी से दूसरा वाला क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस है 14 से लेकर के आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, तो इसको सेट टू भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो आगे चलते हैं फटाफट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहाँ है भाई? क्वेश्चन नंबर 50 सेक्शन सी है डियर, सेक्शन सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मॉडल सेट 2 का सेक्शन सी के सॉल्यूशन हम लोग देने जा रहे हैं। और सेक्शन सी में इट इज अ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सो थोड़ा सा अपने को टाइट बेल्ट फिट फाट हैव एनर्जी इन योर ब्रेन टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द सेक्शन सी। थोड़ा सा लॉन्ग टाइप होंगे, इसमें आपको कम लगेंगे बट लॉजिकल है, आई थिंक यू कैन डू इट। ये देखिएगा क्वेश्चन सेक्शन सी का क्या क्या है। फर्स्ट आई विल रीड फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। देखिए भैया एक क्लास में 25 स्टूडेंट है, 10 आर टू बी chosen for an excursion party। excursion party कहीं पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं भाई। Now there are 3 students who decides that either all of them will join or none of them will join। भाई 25 लोग में से 10 को लेकर के एक पार्टी बनाया जा रहा है एंजॉय करने के लिए। आप ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं, उस 10 में से 3 ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि जब हम लोग जाएंगे तो तीनों जाएंगे और नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएंगे, ऐसा जिद पकड़े हुए हैं। तो हम आपको क्या बताएं, जो जिद पकड़ता है उससे पहले ग्रुप में ले लो। तो जिद पकड़ना है तो हम लोग ग्रुप में कैसे ले लेते हैं ये समझिएगा। यही को कह रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन एक्सकर्शन पार्टी में चीजें। अब कह रहे हैं कि भैया हम कितने तरीका से हम पार्टी के लिए ग्रुप बना सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम, तो हम लोग लिखते हैं NCR। ध्यान रखिएगा NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। ये मॉडल से फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है इसी का था। बट यहाँ पर हम लोगों ने कहना क्या है कि n में से r लोग को 25 में से 10 लोग को ले रहे हैं, ये तो ठीक है। लेकिन इस सवाल में कह दिया कि 25 में से 10 लोग को ले रहे हैं, जिसमें 3 लोग कहता है कि जब रहेंगे तो हम रहबे करेंगे ना, तो नहीं रहेंगे, ऐसा कहता है। तो भाई ये पर्टिकुलर थिंग्स को हमेशा इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करने वाले को हमेशा ग्रुप में डाल देते हैं। 10 में से 3 जगह उन लोग को फिक्स कर दिया, मतलब 25 में से 3 को भी निकाल लिए और जगह जो था 10 ओकरा में से भी 3 को निकाल के हम अलग डाल दिए। तो उसका कॉन्सेप्ट ये ऐसा है, फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इन व्हिच p थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। आप देखिए यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट हमने लिख दिया कि n ग्रुप में से r को लेके हमें ग्रुप बनाना है जिसमें से कि p लोग जो होंगे वो हमेशा शामिल होंगे। यहाँ पर है 25 लोग में से 10 को लेकर के हम लोग क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है एक्सकर्शन पार्टी करने के लिए, जिसमें कह रहा है कि 3 लोग हमेशा शामिल होगा। तो 3 लोग हमेशा शामिल होगा, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पर्टिकुलर थिंग्स हमेशा इंक्लूड रहता है वो दोनों जगह से निकाल लेते हैं, कि और निकाल के उसको ऑलरेडी ग्रुप में बैठा देते हैं। तो हम लोग कहते हैं n-p cr-p, किसी को ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहते हैं n-p, नीचे में r-p और फिर ऊपर वाला में से नीचे n-p माइनस r-p, p कट गया है हम लोग को, तो वैल्यू निकल गया है r-p n-r। डियर ये जस्ट आप लोगों ने ये सवाल को सॉल्व करना है। तो 25 में से 3 को हटा दिया, 10 में से 3 को हटा दिया तो 22 7 हो गया। फॉर्मूला ये देखिएगा NCR को लगाइएगा तो फैक्टोरियल 12, इसमें फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 22 माइनस 7 15 आ गया। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, आप चाहें तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं हाउ टू गेट द रिजल्ट। इसको अगर कोई चाहेगा तो कहेगा 22 21 20 19 18
और ये है 17 और ये है 16 और ये आपका हो गया 15। नीचे में आपका ये 15 है, इसको उड़ा दीजिएगा और यहाँ पर है 7 6 5 4 3 2 1, इसको काट दीजिएगा तो इस तरह आ जाएगा, या आप इसको इस तरह से छोड़ दीजिए, या एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब आप लोग जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 88 888 और 8888 एंड डॉट 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 n टर्म तक ये जा रहा है, n टर्म तक जा रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा। तो सीक्वेंस में और सीरीज में फर्क आपके पास क्या है? सीक्वेंस में जो भी नंबर होते हैं वो कॉमा दे के लिखे रहते हैं, और सीरीज में हम लोग दो नंबर के बीच में प्रॉपर साइन दे देते हैं। तो ये सीक्वेंस से सीरीज बनाने के लिए सम निकालना है, इसलिए हम प्लस का साइन देंगे। तो s = 8 + 88 + 888 + 888, इस तरह से कहां तक? n टर्म तक होगा। और n टर्म तक का जोड़ मतलब n होगा, तो अगर 10 यहाँ पर लिए हुए तो 10 वाट आएगा, अगर 28 टर्म का लेंगे तो 8 8 8 20 को आएगा, तो काफी बड़ा नंबर होगा, उस सबका हमको एडिशन निकालना है। तो एडिशन निकालने के लिए हम लोग अगर इसको देखेंगे बड़े ध्यान से, तो ये ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, ये ना तो एपी में है ना तो जीपी में है। तो कोशिश हम लोग को रहता है एपी या जीपी में या दोनों में से मिला करके जैसे भी वो हम इस सवाल को कन्वर्ट कर लें, ये हमारी कोशिश होगी। तो ये जो सवाल किया हुआ है either in arithmetic progression nor in geometric progression, so our aim is to convert into the either a arithmetic progression or geometric progression or both। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जब कभी ऐसा हम लोगों ने कर दिया 8 को कॉमन ले लिए तो 1 11 111 1111 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग चले। अभी भी आपके पास ना तो एपी है तो ना तो जीपी है, एक डिफरेंस लीजिएगा तो यहाँ 10 और यहाँ डिफरेंस लीजिएगा तो 100, यहाँ डिफरेंस लीजिएगा तो हमारे पास ये कितना होगा 1000, इस टाइप का चीज को चल रहा है। और यहाँ से अगर हम लोग रेशियो कर देंगे, देख रहे हैं ना, ये रेशियो कर देंगे तो 11/11, यहाँ पर आपको 11 नहीं आएगा, तो रेशियो भी बराबर नहीं रहा है, डिफरेंस भी बराबर नहीं आ रहा है, तो ना तो एपी है ना तो जीपी है, इसीलिए इसको थोड़ा अरेंजमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 9 से नीचे डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया है 99 999 9999। अब इस चीज को आप लोग लिख कैसे सकते हैं? 9 को 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 10,000 - 1 डॉट डॉट डॉट। अब क्या किए हैं 10 100 1000 10,000 को एक साथ करके -1 1 1 1 1, यहाँ वाला 1 यहाँ वाला 1 यहाँ वाला 1 यहाँ वाला 1, ये देखिए n टर्म है तो n टर्म तक आएगा। तो डियर फ्रेंड्स आप ये देखिएगा, ये हमारे पास आ गया 10 100 1000, रेशियो करेंगे तो 10, यहाँ रेशियो करेंगे तो 10, यहाँ रेशियो करेंगे तो 10, मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया, और ये वाला कांस्टेंट में एपी या जीपी कॉस जिससे भी, तो 1 1 1 1 1 अगर n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा, क्योंकि 1 1 1 5 बार जोड़ेगा तो 5, 10 बार जोड़ेंगे 10, n बार जोड़े तो n आ गया। तो मेरे पास यहाँ से देखिएगा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सम आते हैं, सम के लिए जो फार्मूला है डियर, हम लोग सब जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला है a * r⁻⁻1 डिवाइडेड बाय i से r का मान, कॉमन रेशियो का मान 1 से बड़ा होता है तो r हम पहले लेते हैं, और 1 से छोटा होता है तो 1 - r कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100/10 कर रहे हैं तो r का मान 10 आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 10, ये 10 ले लिया a की जगह पर, कॉमन रेशियो कितना है 10, नंबर ऑफ टर्म कितना है n, तो 10 की पावर n - 1 और नीचे में है 10 - 1 दैट इज r - 1, और ये वाला टर्म 1 1 1 तो n बार जोड़ दी तो n आ गया है। तो डियर मेरे पास रिजल्ट बहुत आसानी से मिल रहे हैं 8/9, यहाँ देखिए 10 और इसको मिला करके ये टोटल नंबर को अगर हम लोगों ने समझ लिया है तो ये देखिएगा, ये वैल्यू हमारे पास जो आ रहे हैं 10/9 10 to the n - 1, और ये वाला n। चाहत तो इसको आप लोग सजा लो अंदर में डाल करके, या तो आप लोग छोड़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अंदर में, तो ये देखिए 10 के पावर n है, 10 से मल्टीप्लाई कर 10 n + 1, और यहाँ 1 था तो -10, और ये 8 यहाँ अंदर चला गया, और ये वाला 9 और ये वाला 9 आपस में मिल गए, हमारे पास 81 हो गया, और ये वाला 8/9 इसके साथ ही मर्ज कर गया। तो इधर ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट है,
दोनों का दोनों सही है, तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ सीरीज में नाइदर 80 में था नॉर 80 में था। आवर एम इज टू एडजस्ट इन सच ए वे सो दैट द सीरीज विल ट्रांसफर इन द जीपी और एपी और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। यही हमने काम किया हुआ है, एक जीपी में ट्रांसफर कर लिया, एक कांस्टेंट सीरीज में ट्रांसफर कर लिया, तो हम लोगों ने जोड़ दिया, टेंशन सीधा सीधी आ गए हैं। राइट, इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहेंगे तो इसको बनाने का तरीका यही होता है ना कि आप कॉमन टर्म को आप बाहर ले लो, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 10 को मल्टीप्लाई में ले आओ। ओके, हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। दिख रहा है ना, 4x + 7y - 3 = 0 and 2x - 3y + 1 = 0 that has equal intercept on the axis। वाओ, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ये कह रहा है कि ऐसा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बाय दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो 4x + 7y - 3 दैट इज इक्वल टू 3 कर दिए और 2x - 3y दैट इज इक्वल टू -1 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर 4 दिखाते हैं, तो नीचे वाला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मेरा बन गया 4x - 6y और ये वाला वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया। भाई माइनस किया तो यहाँ प्लस, ये वाला कट गया, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, 13y हो गए और ये वाला 3 और -2 ये हो गया 50। y कोऑर्डिनेट आपको निकल गया जी। मतलब जो गिवन इक्वेशन है इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। y का मान किसी अदर इक्वेशन में ले लो, y का मान अदर इक्वेशन में ले लोगे तो हमारे पास आ गया 4x + 7 × 5/13। तो x का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना भैया, x का मान हम लोगों ने निकाला x = 1/13। डियर फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का हमारे पास निकल गया 1/13 एंड 5/13। अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। निकाल दीजिए इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। अगर दो लाइन है, ठीक है भाई, दो लाइन इस तरह से है और ये हम लोग को ऐसे कट कर दिया, ये लाइन का इक्वेशन हमको लिखना है, ये वाला L1 है और ये वाला L2 है, तो इसका इक्वेशन निकालने के L1 + लैम्डा L2 L1 + लैम्डा L2 ये L2 कर दिया, L1 + लैम्डा L2 = 0। तो L1 का मान ये था और L2 का मान ये था, हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है, कुछ विशेष काम नहीं है। अब x वाले को एक साथ में, y वाले को एक साथ में, कांस्टेंट वाले को एक साथ में। ध्यान रखिएगा, दो लाइन अगर कट करे और दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से कोई तीसरा लाइन जाए तो L1 + लैम्डा L2 = 0 ये लाइन का इक्वेशन होता है जो कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा। तब अब ये इसे ही हम इसको सजा दिए, x को एक साथ, y और कांस्टेंट टर्म में। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कोई भी रहे तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते कैसे हैं, ax by + c = 0। मतलब x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम ऐसा अरेंज किए कि कांस्टेंट टर्म x का कोएफिशिएंट एक जगह, यहाँ भी y है और ये देखिए यहाँ भी y है, जिसमें कि लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक जगह। इस तरह से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस और इंटरसेप्ट का रहा है बराबर है, तो इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस निकालने के लिए ऑलरेडी आई हैव ब्रॉट इट। If you want to get the intercept on the particular axis, जैसे x का निकालना चाहते हैं तो y का मान 0 कर दीजिए और y का निकालना चाहते हैं तो x का मान 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने x एक्सिस पे निकालेंगे तो y का मान 0 कर दिया, तो 4 + 2 लैम्डा x और यहाँ पर हमने 0 रख दिया, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो x का मान निकल गया कितना, 3 - लैम्डा / 4 + 2 लैम्डा। ये इंटरसेप्ट निकला किसके ऊपर में, x एक्सिस के ऊपर में। Similarly, if you want to calculate the intercept on the y-axis, यहाँ से क्या लिखिएगा, intercept on the y-axis। तो हमारे पास 7 - 3y प्लस ये वाला कांस्टेंट टर्म = 0। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, x का मान 0, y का इंटरसेप्ट 3 - लैम्डा और 7 - 3 लैम्डा, ये वाला वैल्यू आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरसेप्ट दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा है डियर कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ये क्वेश्चन में कहा है कि इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ये तो हमने बराबर कर दिया और यहाँ से लैम्डा का मान निकाला तो वैल्यू ये कट गया, 4 + 2 लैम्डा = 7 - ये लिखना है ना, हाँ
7 माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 लेमडा। लेमडा का मान यहाँ से हम लोगों ने निकाला, लेमडा इक्वल टू 3/5 आ गया। अब बताइए तो हमारे पास यहाँ से अभी क्या निकाले थे, L1 प्लस लेमडा L2 इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा, तो हम लोग लेमडा का मान जैसे ही L1 है प्लस लेमडा का मान 3/5 L2 में रख देंगे और इसको हमने 5 से इधर गुना कर दिया, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 35 माइनस 15, 3 से करेंगे 6 माइनस 9 प्लस 3, x को x के साथ एक साथ कर लीजिए, y को एक साथ में कर लीजिए और कांस्टेंट को एक साथ में कर लीजिए। आई थिंक सो कि दिस इज योर रिजल्ट, यू हैव गॉट इट। 26x plus 26y minus 12 is equal to 0। अब इसको कर सकते हैं x plus y इक्वल टू 12/26। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आपके पास आएगा 6/13 और y का मान 0 रखेंगे x का मान भी आ रहा है 6/13। ये आपका जो सवाल दिया हुआ है कि इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज करेक्ट। क्लियर हुआ? आप इस सवाल को आप रिवाइज करेंगे, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चंस। दो आपके पास लाइन दिया हुआ था, दोनों लाइन के कटने से जो पॉइंट बनेगा उस पॉइंट से पास करते हुए एक तीसरा लाइन निकालना है ना। तो अगर एक लाइन L1 दिया हुआ है, दूसरा लाइन L2 दिया हुआ है, दोनों कट कर गया तो दोनों से गुजरने वाली तीसरा लाइन का समीकरण होता है L1 प्लस लेमडा L2। और लेमडा अननोन टर्म है और इसका मान गिवन कंडीशन से निकल जाएगा। तो गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो जो लाइन थर्ड वाला बना x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो बराबर होगा। तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। जो इंटरसेप्ट वैल्यू है उससे बराबर करके लेमडा का मान निकाल लिया और लेमडा का मान निकालने के बाद गिवन इक्वेशन में रख दिया, तो वी हैव गॉट द इक्वेशन। दिस इज द कांसेप्ट। ओके, हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इसको देखिए। 18 नंबर क्वेश्चंस है, सो फटाफट इसको हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं डियर। ध्यान रखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y equal to 16। Well, find the equation of the circle passing through the point, देखो भैया 4, 1 and 6, 5 से जा रहा है, उसका सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। दिस इज द इक्वेशन। ओके, आप कह देंगे कि सेंटर से जा रहा है तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं डायमीटर है और डायमीटर पे सेंटर लाई कर रहा है। भाई सर्कल का अगर हम सेंटर पता कर लेंगे और पॉइंट दिया ही हुआ है तो सेंटर पता कर लेंगे और पॉइंट है तो ये हम लोग का रेडियस निकल जाएगा। रेडियस निकल गया, सेंटर निकल गया तो मेरे को इक्वेशन निकल जाएंगे। तो ये हलवा है, सस्ता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको हम 2 मिनट के अंदर भी इसको समझा देते हैं। आप ये समझिएगा, ये सर्कल जो हमने लिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर को हमको पता नहीं था, तो लेट इट बी अल्फा बीटा। और ये सर्कल कहां से जा रहा है, तो 4x से जा रहा है और ये कहां से जा रहा है, 6, 5 से जा रहा है। तो डियर जो भी होगा ये O से A का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। और साथ में ये अल्फा बीटा जो होगा, इससे ये जो इक्वेशन जो जा रहा है, राइट, कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, सेटिस्फाई करेगा। तो ये देखिए 4x plus y equal to 16, this is the equation which is passing through the center of the circle, so the point alpha beta will satisfy this one। तो x का मान अल्फा रख दिया, y का मान बीटा, that is equal to 16 नंबर 1। अगर अल्फा बीटा किसी तरह से निकाल लिया तो मेरा आंसर आ गया, टेंशन नहीं है। तो ये इक्वेशन ये निकल गया। अल्फा बीटा 2 वेरिएबल है, इसलिए हमें अल्फा बीटा में 2 रिलेशन चाहिए। तो पहला रिलेशन तो यहाँ से निकाल लिया, दूसरा रिलेशन अब रेडियस को बराबर कर देंगे। तो 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये रेडियस हो गया। दूसरा हम लोग कर देंगे 6 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये भी रेडियस हो गया। दोनों रेडियस बराबर हो गए। तो रेडियस बराबर हो गए, दोनों तरफ रूट है, रूट को हटा दे स्क्वायर करके। तो 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 16 माइनस 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस 2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस अल्फा का 36 माइनस 12 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से 25 माइनस 10 दिया बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों तरफ से उड़ा दिए हैं। हम लोगों ने जब इक्वेशन को सजा है कांस्टेंट पे एक तरफ और अल्फा पे एक तरफ और बीटा पे एक तरफ, देन वी हैव गॉट इट 4 अल्फा प्लस 8 बीटा। देखते हैं ना 10 यहाँ है माइनस 2 है, तो सजा के 8 बीटा, दिस इज इक्वल टू 61 माइनस 17 सब दाएं बाएं किए तो वैल्यू हम लोग को मिल गया है अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना मिला आपको 11 नंबर। ये कहां से मिला, रेडियस के रिलेशनशिप से मिला। और ये वाला जो रिलेशन था ये कहां से मिला हुआ था, ये हम लोग कह रहे हैं कि जो लाइन था वो सेंटर से पास कर रहा था, तो सेंटर वाला कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई कर देगा। अब डियर ये बताइए कि अल्फा बीटा में एक रिलेशन यहाँ है, दूसरा रिलेशन यहाँ है।
अगर हम ये मैथमेटिक्स में निकालना है दो इक्वेशन और दो अननोन, दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहला वाला इक्वेशन था 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16 और दूसरा वाला था अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11। ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो आप लोग पढ़े रहते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अल्फा और यहाँ 2 बीटा यहाँ 32 अल्फा 2 बीटा इज इक्वल टू 11 माइनस कर दिया, यहाँ माइनस ये वाला कट गया। तो यहाँ से 8 में से अल्फा गया 7 अल्फा माइनस 21। तो अल्फा का मान हमको निकल गया है कितना 3 निकल गया। तो अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11। तो 2 बीटा इज इक्वल टू देख रहे हैं ना 11 माइनस 3 8। तो बीटा का मान हमको 4 निकल गया। तो डियर आपके पास ये तो मान आ गया ना, ये तो मान हम लोग आ गया। तो व्हाट इज द रेडियस वैल्यू, व्हाट इज द रेडियस वैल्यू और सेंटर वैल्यू ये लिखिएगा। अल्फा का मान 3 निकाले, अल्फा का मान हम लोग कितना निकाला, ये वाला आपको सेंटर निकल गया है। अल्फा का मान 3 निकाले और बीटा का मान 4 निकाल लीजिए और रेडियस का मान निकालना है। तो कुछ नहीं है, 4 में से 3 को घटा लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए और ये देखिए 1 में से 4 को घटा करके स्क्वायर कर लीजिए। तो ये वाला r का मान निकल गया। एंड वी नो द सर्कल इक्वेशन। अगर सेंटर पता चल गया और यहाँ पर रेडियस पता चल गया है तो हम लोग जनरल इक्वेशन ये होता है, ये देखिएगा सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान 4 है और r स्क्वायर का मान ये देखिए दोनों डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिए जो कि 10 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज व्हाट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ओके, last question set, that is the probability questions. Then 19 if A and B are given such that PA equal to 0.42, BB equal to 0.48 and PA and B का 0.16 दिया हुआ है तो डिटरमिन करना है P नॉट A। भाई ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर भी रखा है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग P 0.42 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग B दिया हुआ है 0.48 और A एंड B इंटरसेक्शन वैल्यू दिया हुआ है 0.16। तो डिटरमिन करना है नॉट A, मतलब हम लोग सब जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कोई घटना का होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 होता है। तो नॉट हैपनिंग का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं 1 में से हैपनिंग वाला को घटा लेंगे। तो 1 में से हैपनिंग वाला हैपनिंग का दिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A का मान 0.42 दिया हुआ है तो नॉट निकालने के लिए 1 में से घटा लीजिए तो 0.58 दैट इज योर आंसर। दूसरा हम लोग नोट B दिया हुआ है तो 1 माइनस PB इसको भी घटा लेंगे। PB का दिया हुआ है 0.48 तो 1 माइनस 0.48 0.58 ये भी हम लोग को निकल गया। अगला वाला पॉइंट ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला एक एक करके जो निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A और B। तो A और B के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है A और B निकालने के लिए। P A यूनियन B मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B दिस इज इक्वल टू A होए प्लस B का हैपनिंग माइनस P A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A एंड B सिमिल्टेनियसली। तो ऐसा मान है कि PA का दिया हुआ था, PB दिया हुआ और P A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है। तो हम लोगों ने निकाल लिया है, ये किसका मान निकाला है, ये वाला जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 90 माइनस जो वैल्यू निकाले हैं 0.16 दैट इज 0.74 और 0.74 जो ये निकाला, ये वाला जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है ना, ये मान ये देखिए हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके, तो 0.74 प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग A और B के लिए निकाला। हमारे पास ये वाला पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग A और B। A और B को नहीं होने की संभावना तो 1 माइनस P A यूनियन B कर देंगे और A यूनियन B का मान अभी हमने 0.74 निकाला है, 1 में से घटा देंगे, आंसर वी हैव गॉट 0.26। अब यहाँ से देखिए डियर ये कहा हुआ है P A इंटरसेक्शन B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग A एंड B। इंटरसेक्शन मतलब एंड, यूनियन का मतलब और होता है। तो नोट कहा हुआ है यहाँ पर डैश मारा हुआ है तो 1 माइनस दिस वन और 1 माइनस दिस वन का मान डियर आपको ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर 1 माइनस 0.16 और 0.16 को आप घटा देंगे तो 0.84 दैट इज योर रिजल्ट। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास में आ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
थोड़ा सा इसको पॉज करके आप लोग एक एक करके अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से टोटल बात आपको निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए टू जेड पॉइंट को आइदर कोऑर्डिनेट हो या प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन हो, अब कोऑर्डिनेट से देख रहे हैं कि अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैराबोला हो, स्ट्रेट लाइन हो या सर्कल हो, कि मतलब क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑल डिफरेंट सेक्शंस इट इज आस्क्ड। और साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल वाला पूछा हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि मॉडल टेस्ट पेपर तीनों को समझ करके बना लीजिए। आई हैव टेकन पेन टू जस्ट सॉल्व each and every problem in details with the concept, with the calculations। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इसको एक दो बार कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा से हो जाएगा। Those who are attached with me, if there is any doubt, then you are free to ask in the classroom. And those who have not attached, then still you can write on the WhatsApp. You can get it from your friends. या तो आप चैनल पर से अभी राइट करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी टॉपिक में अगर कहीं आपको डाउट रह गया तो मैं उसको explain करूँ clearly, so that the student of the Palamu can do best in the coming examinations। and ये सीरीज अब जारी रहेगा मेरा माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि मैं ये जो क्वेश्चन है एनडीए वाले में और आईआईटी जेईई वाले में जो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले लगा करके वीडियो बना करके डालते रहेंगे, थोड़ा सा मेरे से अटैच रहेंगे। और ये जो सब्सक्राइब करके चैनल को आप लिंक को शेयर भी करें, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन टच विथ मी और लिविंग इन द रिमोट पार्ट ऑफ द Palamu district can get benefits and excel in the coming examination। Thank you for watching this video।